बहुत सारी बातें करने के लिए। पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस मैच जीत लिया और पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच शुरू होगा 19 अगस्त से, तो उसके लिए अच्छी तैयारी लग रही है। ऑन पेपर अगर देखें तो तकरीबन तमाम ही मेन बैटर्स ने और बॉलर्स ने विकेट्स हासिल किए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उस पर बात हम करेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। उसके अलावा बांग्लादेश ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम जिसमें स्टार्क भी हैं, कमिंस भी हैं, हेजलवुड भी हैं, स्मिथ भी हैं, ट्रेविस हेड भी है, मतलब द माइटी ऑस्ट्रेलियन, उनको उन्होंने हरा दिया और बासानी 9 विकेट से कामयाबी से हासिल की। क्या वजह है कि बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग इतनी लीथल नज़र आ रही है, इतनी पोर्टेंट नज़र आ रही है? उस हवाले से हमारे साथ एक खुसूसी हमने सेगमेंट भी बनाया है जिसमें हम बांग्लादेश से राय शामिल करेंगे। और भी बातें हैं जो चलते चलते करेंगे प्रोग्राम में। पाकिस्तान की विमेन टीम का ऐलान हुआ है एशिया कप के लिए और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना 100 में खेल रही हैं और काफ़ी तवज्जो हासिल कर रही हैं, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। और भी चलते चलते हम बातें करेंगे। मेरे साथ कराची स्टूडियो में बैठे हैं तनवीर अहमद, कोई मजीद तारुफ की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। टाई आपकी टाइट हो गई यार। टाइट हो रही है? वलीमे पे जाना है यहाँ से? नहीं, वलीमे पे नहीं, मेरा स्टाइल ही यही है, मैं हमेशा ऐसी तो बैठता था टीवी पे। ये तो गर्मी की वजह से टाई वाई मैंने पहनना छोड़ दी है। अब आपको मौसम बेहतर हो रहा है, ऐसी नजर आऊंगा आपको। चलें जी, हम चलते हैं अब वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक के टेस्ट क्रिकेटर के साथ साथ आजकल मुबस्सिर हैं। बड़े अरसे से बड़ी अच्छी तज्जियाकारी करते हैं, बड़े धीमे अंदाज में बात करते हैं, लेकिन दो टोक बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। बाजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम आसिफ भाई, आपको और तनवीर दोनों को सलाम। चलिए आपसे शुरू करता हूँ। ये प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान ने कैंट में खेला प्रैक्टिस मैच, तकरीबन सभी बैटर्स ने रन्स किए। इमामुल हक है, उसके अलावा सऊद शकील और भी लड़कों ने, अब्दुल्ला शफीक ने। तो कैसा लगती है आपको तैयारी पाकिस्तान की पहले टेस्ट से पहले? देखिए आसिफ भाई, जब भी आप टूर पे जाते हैं तो ये जो 4 डे मैचेस होते हैं या प्रैक्टिस मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको ये देखना चाहिए कि जहाँ पे भी टूर हो उसका प्लान ये होना चाहिए कि आपके पास पहले मौका हो कि आप उधर मैचेस खेल सके, कस्टम हो सके आप कंडीशन से। वेस्ट इंडीज के टूर से पहले आपके पास बहुत बड़ा गैप था, आप आराम से वहां पे 2-3 साइड मैचेस अरेंज करवा सकते थे। अमूमन टीमें ऐसे भी करती हैं कि जैसे इंग्लैंड का टूर हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया का टूर हो रहा है तो उनकी ए टीम पहले से वहां पे होती है, तो कुछ प्लेयर जो ए टीम में खेल रहे होते हैं वो भी कस्टम्ड हो जाते हैं कंडीशन से। तो आजकल क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही स्ट्रगल कर रही है तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देना चाहिए कि जी हाँ जी टेस्ट टूर है, लेकिन उससे पहले टेस्ट टूर की तैयारी कैसे करनी है। एक टूर मैच तो हुआ, बड़ी अच्छी बात है कि एक भी आपको मिल गया, लेकिन मेरे हिसाब से तकरीबन 2-3 होने चाहिए थे, ताकि हमने ये देखा है कि अगर आपको याद हो जब पाकिस्तान ने 2-2 किया था, यूनुस खान ने 200 रन भी बनाए थे एक टेस्ट मैच पे। उस टेस्ट मैच या उस टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के 3 से 4 टूर गेम्स थी जिससे सारों को फायदा होता है। तो वो बहुत जरूरी एक बात है और बड़ी खुशाइन बात है कि इस टूर मैच में भी आपके प्लेयर्स फॉर्म में आए हैं। ठीक है, आगे चल के मजीद इस पर बात करेंगे। तनवीर, आपको टूर मैच में परफॉर्मेंस सबने दी, तकरीबन जो मेन प्लेयर्स हैं आपके। बाबर आजम जख्मी हो गए थे, खैर वो नहीं खेल सके, अल्लाह करे कि वो फिट हो जाएं। फिट बाबर आजम, फिट अब्दुल्ला शफीक, फिट शान मसूद, फिट सऊद शकील, ये मुश्किल पैदा कर दी। और फिर मामूल हक भी फॉर्म में ऐसा लग रहा है आ गए। देखिए टेस्ट मैच के लिए ऊपर के, स्पेशली जो ऊपर के 3 नंबर्स हैं उसके लिए टीम सेलेक्ट करना ज़रा मुश्किल हो सकता है। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जो इमाम ने जो रन्स कर दिए ना, सबसे पहली बात यह है कि मुझे हैरानगी हुई, मुझे अफसोस हुआ। अगर आपने सऊद शकील से 100 करवाए तो आपने इमामुल हक से 100 क्यों नहीं करवाए? आपने उसको बाहर क्यों बुला लिया? वो तो 100 के पास था बिल्कुल, एक वो उसके साथ ज्यादती हुई। ठीक है, क्योंकि 100 होता है, क्योंकि एक लड़का कमबैक करने की कोशिश कर रहा। अगर उसकी वेस्ट इंडीज में सीरीज अच्छी नहीं थी तो उसने प्रैक्टिस मैच में 100 किया, इस वजह से भी उसको फायदा होता कि यार मैंने टेस्ट मैचेस में हो सकता मेरी फर्स्ट चॉइस हो जाए और मैं खेल लूं। तो ये दूसरा का फैसला होगा या कोच का फैसला? नहीं, जिसका भी फैसला था गलत फैसला था, जिसका भी फैसला था उसको गलत बुलाया। या तो आप सऊद शकील से भी 100 ना करवाते,
ठीक है, कोई ऐसी चीजें मत किया करें जिससे दूसरे प्लेयर्स के दिलों में चीजें रह जाएं कि यार मुझे 100 नहीं करवाया, क्या जानबूझ के नहीं करवाया, अगर 100 कर जाता तो क्या मैं एज अ ओपनर खेल लेता, ठीक है, या किसी और को खिलाना। तो इस किस्म की चीजें मत किया करें। ठीक है। बात ये दूसरी चीज ये है कि शान मसूद ने कोई मैच नहीं खेला, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला, वेस्टइंडीज के दूसरे टेस्ट मैच से भी वो बाहर था। तो अगर शान मसूद खेलता है तो उसकी तो कोई प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, नेट सेशन अब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैच प्रैक्टिस और होती है। अब आप डायरेक्ट अगर मैच में खेलते हैं तो आप क्या वैसा खेल पाएंगे ये किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। बाबर आजम बिल्कुल अगर नहीं भी वो खेल सका कोई मसला नहीं, वो टच में है, वो दोनों मैचेस में वेस्ट इंडीज में रन्स किए, प्रैक्टिस मैच में भी 100 किया हुआ है, उसके बल्ले पे बॉल आ रहा है। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, इधर यहां पे भी उसने एक इनिंग में 50 रन किया, मतलब बाहर चला के दोबारा उसको बुला लिया। वो क्यों बुलाया, जो कि बुलाने की जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं बुलाने की। आप अजीब हरकतें ना करें ना यार, ठीक है, आना जाना है, जो भी आ जाए चला जाए। अब ये मत शो करें ना कि यार बाबर ने बैटिंग नहीं की तो हमने उसकी जगह अब्दुल्ला शफीक को भेज दी, हमने लंबे रन्स करने, तो ये इस किस्म की चीजें ना करें। अब प्रॉब्लम ये हो रही है जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं बार बार कहता हूं, सलमान आगा साहब आपको क्या हो गया है, आपने कब रन्स करने हैं, आपको क्या एटीट्यूड का मसला हो गया है, या आप क्या समझ रहे हैं मैंने बहुत क्रिकेट खेल ली, मुझे बहुत कुछ मैंने अचीव कर लिया, मेरी बस जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। आप लेजी हैं, आप स्लिप में खड़े रहते हैं, ना आपको वहां से कोई हटाता है, ना आप ग्राउंड में भाग रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन आप सबको दिए जा रहे हैं। जब आप बैटिंग करने आते हैं आपको बॉल ही समझ नहीं आ रही, खेलना है किस तरह खेलना है, लेजी इतना हुआ है, लेट आ रहा है। उसके बाद रिजवान का भी मसले मसाइल हैं, उसको भी प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो भाई अगर आप इंग्लैंड के अगेंस्ट इन दोनों ने खेलना है तो फिर इन दोनों का परफॉर्म करना जरूरी है। ठीक है। अब मेरे को जो एज अ ओपनर जो नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर शान मसूद वापस आता है, ठीक है, तो वो तीसरे नंबर पे खेलेगा, अब्दुल्ला शफीक जाएगा ओपन। तो जब अब्दुल्ला शफीक ओपन जाता है तो इमाम को अगर आप लाते हैं तो फिर अजान अवेस को तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अजान अवेस को भी अब समझने की जरूरत है, ठीक है, ये इंटरनेशनल टीम है, यहां बच्चा, नया बच्चा, पुराना बच्चा, सीनियर, ये कोई नहीं चलता भाई, यहां परफॉर्मेंस देनी है। अब मेरे लिए सवाल ये है कि हम हमेशा रोते हैं, नया फास्ट बॉलर आता है या नया बैट्समैन आता है, शुरू में परफॉर्म करता है, उसके बाद उसको क्या हो जाता है, उसने 100 किया बांग्लादेश के गेंद, अब वो गेंद ढूंढ रहा है, गलत शॉटें मार रहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रही वो। ठीक है, मैं बाजिद आपकी इनपुट भी चाहूंगा कि कैसे बनेगा पाकिस्तान के टॉप 4, अगर आपको मौका मिले तो आप किन 4 प्लेयर्स को खिलाएंगे? आसिफ भाई, मुझे तो और एक शायद आप लोग इनके एग्री ना करो, मुझे तो ऐसा लगता है कि अटैकिंग ऑप्शन पाकिस्तान की तब बनती है जब वो बॉलिंग अपनी पूरी खिलाता है। ठीक है। अब अगर आपने बॉलिंग पूरी खिलानी है तो फिर आप एक बैटर ड्रॉप करते हो। इस वक्त जो सिचुएशन लग रही है कि आप 7 रिजवान को मिला के आप 7 बैटर्स के साथ खेलोगे तो फिर आपकी बॉलिंग कम पड़ जाती है। आप 3 फास्ट बॉलर से खेलते हो, जहां पे आपको सेकंड स्पेल, थर्ड स्पेल करना है, वहां पे आपकी बॉलिंग कम पड़ जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि आपको, जिस तरह आप वेस्ट इंडीज में पहला टेस्ट मैच खेले थे जहां पे फास्ट बॉलर्स ने ही बॉलिंग करनी थी, तो आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे, तो वो पहले 3-4 का तो मसला ऐसे है कि आप प्लेयर ये फिट कैसे करोगे। अगर शान और साउथ शकील ने दोनों ने खेलना है तो 2 प्लेयर अंदर आते हैं और आपने अगर एक बैटर कम करना है तो फिर आपके बैटर कहां से पूरे होंगे, ये नहीं समझ आ रही। अब्दुल्ला शफीक ने अगर 3 नंबर पे 160 किया है, अब उसको आप दोबारा ओपन कराओगे, और शान मसूद जो कि जब कप्तान बने थे, ये भी एक अलमिया है, जो पाकिस्तान में कप्तान बनता है वो अपना नंबर चेंज कर लेता है। शान मसूद ओपनर रहे थे, वो कप्तान बने तो अपने आप को नीचे कर लिया। अब इंग्लैंड में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस ओपनिंग का शान मसूद को है, और वो अब अगर आएंगे तो नंबर 3 पे आएंगे, फिर बीच में आपने साउथ शकील को भी खिलाना है। ठीक है। तो अब जो तनवीर जो बात कर रहा है कि सलमान अली आगा रन्स नहीं कर रहे, तो शायद फिर आपको इस तरफ भी देखना पड़ेगा कि शायद आपको जो एक बैटर ड्रॉप करना है वो शायद फिर सलमान अली आगा बन सकते हैं। ओके, आपने शान की बात की, शान तो डोमेस्टिक में भी अब 3 नंबर पे खेल रहे हैं, 3 या 4, ओपन तो उसने अभी देखिए मैं क्यों बात ही मैं ये मेरे जहन में क्यों बात आई थी, क्योंकि अगर आप इमाम को खिलाते हैं और अगर आप अजान अवेस को खिलाते हैं, दोनों लेफ्ट हैंडेड है,
तो शान अगर आप अब्दुल्ला शफीक को लेके जाते ओपन, ओपन तो करते ही है और हमेशा करता है, तो वो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन एक बन जाएगा। ठीक है, जोफ्रा आर्चर को सिर्फ ये नहीं सोचना पड़ेगा कि दोनों एंड से खब्बे हैं तो मैं ओवर राउंड द विकेट आऊं, बाहर निकालूं, तेज बाउंसर्स करूं, तो वो उसके लिए जरा खब्बे थोड़े ईजी होते हैं। ठीक है ना, उसका बॉल बाहर निकलता है, मुश्किल भी हो सकता है। तो राइट लेफ्ट का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें अगर किसी को दोनों बॉल बैट्समैनों को गेंद नहीं करनी आती तो उसके लिए लाइन लेंथ का जरा थोड़ा सा बड़ी बात कर गए कि सलमान अली आगा को ड्रॉप, बिल्कुल मैंने आपसे क्या अभी बात की, सलमान आगा ड्रॉप हो सकता है, रिजवान क्यों नहीं ड्रॉप हो सकता? रिजवान इस वजह से ड्रॉप नहीं हो सकता, अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन रिजवान इस वजह से ड्रॉप नहीं हो सकता, एक तो वो विकेट कीपर है, ठीक है, दूसरा शायद उसको एक दोबारा से मौका दिया जाए। ये बता दूं मैं, रिजवान को यही टेस्ट मैच है, रिजवान अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच में कुछ नहीं करेगा, वो भी उसको भी रेस्ट करवा दिया जाएगा। सलमान की बात यह है कि यार वो बहुत ज्यादा लेजी हुआ है। अगर हम दूसरों की बात करते तो भाई हमारे मेन बैट्समैनों ने भी 2022 के बाद कोई 100 नहीं किया हुआ, क्यों नहीं 100 किया हुआ? किस तरफ चली गई आपकी फॉर्म? क्यों आप लोगों से रन्स नहीं हो रहे? तो ये आप सबों को सोचना पड़ेगा। रिलैक्स हो गए हैं सारे कि बस हमने खेलना है और किसी ने कोई नहीं खेलना। तो मुझे तो सलमान को देख के ये सब चीजें नजर आती हैं कि यार लगता है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो रिलैक्स हो गया। तो शान की जो मैंने बात की थी, वो जो मुझे नजर आता है वो यही हो सकता है कि शायद वो तीसरे नंबर पे जाए, अब्दुल्ला शफीक को राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना के कि आप जो है वो ओपन करें। बाकी बाजीद ने जो भी बात की कि हमें 6 बैट्समैनों के साथ जाना चाहिए, पूरी बॉलिंग के साथ हम जाएंगे। पहली तो बात, हम वैसे ही हम घबराते हैं, जहां पे सीमिंग कंडीशन आती है हम 7 बैट्समैनों के साथ चले जाते हैं, हम 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे और 1 स्पिनर के साथ जाएंगे, ये आपकी हम टीम खिलाते हैं। लेकिन देखें, एक चीज आपको बताऊं, बहुत बड़ा मसला है हमारे अंदर, ये जो 6 बैट्समैन है ना, ये हम आराम से इसको एक बैट्समैन और एक बॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी मसला ये है ना, हमारे पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर कोई नहीं है ना, हमारे पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर कोई नहीं है। मैं बताता हूं ना, सुनते नहीं तो आमिर जमाल बेचारे, वो जो बॉलिंग की है उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, अब उसको देख के क्या आप सोचेंगे कि आप उसको खिला लेंगे पहला इंग्लैंड के अगेंस्ट? अगर आप खिलाते हैं, देखिए 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर, एक आपका स्पिनर बनता है, ठीक है, और आप उसके साथ हम 4 फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं ना, जिसमें बाजीद ने 4 फास्ट बॉलर बोला, तो वो जो चौथा फास्ट बॉलर होगा वो आपके पास एक ऐसा होना चाहिए ऑलराउंडर, जिसपे वो जो हम 7 बैट्समैन खेलते हैं उसको भी कवर करे, एक और जो बॉलिंग को कवर करे। ये बहुत मिसिंग है, जो तो हम सोचते ही नहीं ना, हमने कभी जिंदगी में सोचा। सुने, उसके बाद कोई हमारे पास एक ऐसा स्पिनर नहीं है कि यार वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग भी करे और उसके साथ बैटिंग करने वाला भी हो। उसके बारे में भी हमने कभी नहीं सोचा, जो कि सोचना चाहिए, लेकिन हम सोचते नहीं। ठीक है बाजिद, अब आते हैं जरा सी बैटिंग का जो मेन स्टे है बाबर आजम, उसकी तरफ आते हैं। उसके हवाले से एक बड़े क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के साबिक, उनका ये कहना था कि मीडिया को अवॉइड करना चाहिए, उन्हें इंग्लिश मीडिया को अवॉइड करना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, मतलब इतना बड़ा प्लेयर है वो पाकिस्तान का, क्यों अवॉइड करना चाहिए? देखिए, मीडिया को ये बातें तो सब कहते हैं कि जी आप थोड़ा ब्लैकआउट कर दो, मीडिया ना देखो, लेकिन बात तो पहुंच ही जाती है। जो आजकल के दौर में तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ ही जाती है, चाहे आप फोन बंद कर दो, चाहे आप सोशल मीडिया पे ना जाओ, चाहे आप अखबार ना खोलो। नहीं, वो बात ये थी कि इंग्लिश मीडिया हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार रहा है पाकिस्तान, जब भी इंग्लैंड में गया है हमेशा से, मतलब ज्यादातर, तो उसको अवॉइड करें। जी, आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जाएं तो वो कंट्रोवर्सी तो, या आपको थोड़ा सा अंडर प्रेशर करने के लिए ऐसा मीडिया तो वो काम करता ही है। लेकिन इस वक्त तो बाबर एज कैप्टन, उनको थोड़ा सा इसमें भी, क्योंकि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीडिया की। जाहिर है इंग्लैंड में बहुत ज्यादा आपको पता है कि मीडिया की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर आप मैच पे अगर आप जाएं तो वहां पे जर्नलिस्ट, बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट आए होते हैं। कवरेज जो होती है आमतौर पे इंग्लैंड की सीरीज में, वो सारी टेस्ट सीरीज में, वो सारी दुनिया की जो टेस्ट सीरीज होती है उससे बेहतर होती है। तो उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसमें एक और बात यह है कि आपका जो मीडिया मैनेजर है उसको भी इसमें काफी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अनड्यू ऐसे कंट्रोवर्सी या अनड्यू कोई बात ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है। और लेकिन ज्यादा जो ये बात की गई है, वो जो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री थी, जब वो आमिर और आसिफ का केस हुआ था, उससे बहुत डैमेज हुआ है। तो ज्यादा उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि ये बात की गई है।
आमिर आसिफ और सलमान बट। आपने सवाल क्या किया था? मैंने सवाल किया था बाबर आजम के हवाले से, कहा राशिद लतीफ़ साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उसको बहुत केयरफुली मीडिया को हैंडल करना होगा क्योंकि इंग्लिश मीडिया बहुत ज़्यादा जारहाना अंदाज में आता है। हमेशा ही कंट्रोवर्सी बनी है, कभी बॉल टेम्परिंग, कभी और कंट्रोवर्सी। देखिए इसमें पता क्या मसला है, इसमें यह है कि हमारे तो पहले दौर में कैप्टन्स भी ऐसे थे जिनको इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलनी आती थी, ठीक है। वो इंग्लिश बोलने ना बोलने से मेरी नजर की कोई बात नहीं है। नहीं, इंग्लिश बोलने उर्दू में बात करें। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश बोलने ना बोलने से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आते हैं आपके ऊपर, वो अटैक करते हैं, आपको प्रेशर में आते हैं, डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो बंदा ज्यादा ये सोचता है कि यार अगर किसी को इंग्लिश में बात नहीं करनी आती या जो इतना कॉन्फिडेंस जिसको नहीं है उसके ऊपर आप अटैकिंग क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है वो कोई उल्टी सीधी जो है वो बात कर दे, ठीक है। तो ये रीजन है और कोई जो है वो रीजन नहीं हो सकता। दूसरी बात मेरी ये कि क्यों इंग्लिश, क्यों इंग्लिश? भाई अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती मैं क्यों इंग्लिश में बात करूं? मैं नहीं बात करना चाहता, मैं अपनी लैंग्वेज में बात, अपनी जबान में जवाब दूंगा। ये क्या एक कल्चर बना दिया है, गलत कल्चर बना दिया गया है। फुटबॉल में जैसे फुटबॉल में देखें, उसी तरफ आ रहा था मैं, फुटबॉल में देखें कौन इंग्लिश में इंटरव्यूज दे रहा होता है, ठीक है। अब जब फुटबॉल का मैच हो रहा होता है, रेफरी को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने प्लेयर वहां पे अंदर खेल रहे होते हैं, हर किसी को इंग्लिश थोड़ी आती है। वो इशारों से, ठीक है, बात करके, लिपसिंग से करके समझा के वो इस तरह चलाता है उसको। तो क्यों इंग्लिश, मुझे नहीं समझ आती। ये क्या एक शुरू कर दी है यार, हमारे कप्तान को इंग्लिश नहीं आती, हमारे कप्तान इंग्लिश नहीं बोलता, इसको कप्तान ना बनो। नहीं भाई, सीधी बात है, उर्दू में बात करो, बोलो नहीं आती, आप ट्रांसलेट करते रहना, इसी बात खत्म हो गई यार। और हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्या मतलब? अब मुझे एक बात बताएं, अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर है जो बहुत ही टॉप क्लास का प्लेयर है, ठीक है, उसका ब्रेन बहुत आला है, वो क्रिकेट को बहुत आले तरीके से समझता है, ठीक है, और वो डोमेस्टिक में ठीक ठाक आला किस्म की कप्तानी भी कर चुका है, तो क्या हम उसको पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं बना सकते? क्या इस वजह से नहीं बनाएंगे? बाबूजी तेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो अभी तुझे इंग्लिश में बोलना पड़ गया, क्या हो गया यार? ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। आप सीधा बोलें भाई मैं उर्दू में बात करूंगा, अपनी जबान में बात करूंगा, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मैच के बाद की सेरेमनी हो, कुछ भी हो, आप ऐसे बंदे को वहां भेज दें और उनको पता हो कि भाई ऐसे कमेंटेटर को भेजना जो उर्दू में बात कर सकते, बात खत्म हो गई। पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। तो फिर उसके बाद जब वो अपनी जबान में बात करते हुए कोई गलत बात कर जाए, गलत जवाब दे जाए, ठीक है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुमसे अपनी जबान में बात। माजिद भाई आपसे बस आखिरी सवाल है, चलते चलते अभी बाबर टॉप 10 में भी आए हैं, इस पर हम खुश हो रहे हैं कि टॉप 10 में प्लेयर आ गया, 2 साल के बाद बाबर आजम आया है, तो मतलब हमारा स्टैंडर्ड ये हो गया है कि हम टॉप 10 में आने पर खुश होंगे। देखिए बाबर से मुतालिक कोई भी खबर होती है तो वो हाईलाइट जरूर होती है, लेकिन बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि आप जो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जो आप टियर की बात करते हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान है वो जो 5, 8, 10 टीमें जो टेस्ट मैच क्रिकेट खेलती है उसकी लोअर टियर में है। तो इसीलिए आपको जब आप वेस्ट इंडीज से जीतते हैं तो सेलिब्रेशन है कि जी बड़े अरसे बाद आप टेस्ट मैच जीते और ओवरसीज पता नहीं 8 टेस्ट मैचेस के बाद जीते, तो ये अब एक नॉर्मल सी बात हो गई है। लेकिन बाबर की ये बात मैं जरूर करूंगा कि जब वो कैप्टन बनते हैं तो शायद उनको ज्यादा मजा आता है बैटिंग करने में, शायद वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके लिए ज्यादा साजगार है, क्योंकि हमने यही देखा है उनका रिकॉर्ड एज कैप्टन और जब वो कैप्टन नहीं होते तो उनकी बैटिंग में काफी डिफरेंस आता है। और हमें पिछली सीरीज में भी ये नजर आया कि जब वो इस सीरीज में बैटिंग कर रहे थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो लग रहा था कि 80-90% वो जो इन फॉर्म बाबर जो हम एसोसिएट करते हैं पिछले कोई 2 साल पहले का, वो आपको नजर आ रहा था। तो ये जरूर है कि जब बाबर कैप्टन बनता है तो उसकी बैटिंग जो है उसमें काफी इंप्रूवमेंट होती है, बल्कि इंप्रूवमेंट क्या वो एंजॉय ज्यादा करता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ज्यादा पुश करती है कि वो ज्यादा रन बनाता है। कोई 70 के करीब की एवरेज हो जाती है। बाजिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। ओवर टू यू सर। देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना कि बाबर 10वें नंबर पे आ गया, देखिए मसला पता है क्या, बात ये है कि आपके पास स्टार है कौन? आपकी कंट्री में कौन स्टार है? बाबर के बराबर कोई भी नहीं है,
ठीक है, आपके बच्चे कितना जानते हैं बाबर आजम को? मैं आपको अपनी बेटियों की मिसाल देता हूं। मेरी बेटी जानती है, बेटा सुन भी तो जानता सुन है। तो लें, सुन तो, मैं आपकी बेटियों की मिसाल देता हूं हालांकि ना। क्रिकेट के दोनों फैन नहीं। मेरी दोनों बेटियां जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था फुटबॉल का, मुझे नहीं पता टीम में कौन प्लेयर है, कौन स्टार है, कौन नहीं है। वो मुझे बता रही है पापा ये है, पापा ये है, पापा ये है। उनके सेलिब्रेशन के स्टाइल भी उनको पता है। ठीक है, कहां रहती हैं? पाकिस्तान में। ठीक है, उनको पाकिस्तान टीम के, पाकिस्तान हॉकी के जो है वो प्लेयर्स का नहीं पता है, उनको फुटबॉल का पता है। और आजकल के बच्चों का मसला ये, उनको फुटबॉल के स्टार पता है, अपने क्यों अपने मुल्क में स्टार ही नहीं है। अच्छा, उन दोनों से उन्होंने 8-10 बता दिए नाम फुटबॉलर्स के। ठीक है, वो पोनिया भी इस तरह बांधते हैं, उनके स्टाइल ये हैं, सेलिब्रेशन का स्टाइल ये। और मैंने हर बड़े प्लेयर का स्टाइल पूछा, इसका क्या स्टाइल है, उन्होंने करके दिखा रही हैं दोनों। इस बात के बाद मैंने एक सवाल किया, मैंने बोला पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का पता है किसी आप दोनों को सबसे अच्छा प्लेयर कौन है? दोनों ने छूटते बोला बाबर आजम। इसमें कोई दोनों ने छूटते बोला बाबर आजम, उसके अलावा उनको पता ही नहीं है। तो बात यह है कि हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं? हमारे बच्चे ये समझते हैं कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट में या हॉकी में कोई स्टार ही कोई नहीं है, सारे फुटबॉलर्स बाहर के हैं, सब वही हैं। तो फिर आपके आजकल का जो बच्चा है वो फुटबॉल की तरफ क्यों जा रहा है? और देखिए, वो इसीलिए जा रहा है। इसकी मैं मिसाल एक और भी दे दूं। स्टार वैल्यू बाबर की ऐसी है कि अभी जो खेलने गए थे बिग बैश, वहां पे इतनी परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन वो अगले साल फिर जाएंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ बाबर आजम, कि उनको स्टार देखना चाहते हैं लोग, देखना उनको। अभी इंग्लैंड से भी जो फुटेज आ रही है उसमें भी बच्चे उनसे मिल रहे हैं। तो ये तो स्टार वैल्यू है जिससे इनकार कोई भी नहीं कर सकता। एक इनकार मैं भी नहीं कर सकता। मेरे प्रोड्यूसर मुझसे कह रहे हैं ब्रेक लो, सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक। पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है एजबस्टन में, उस पर बातचीत हम कर रहे थे। बल्कि हेडिंगले में शुरू होने जा रहा है, हेडिंगले लीड्स में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। तो उसके लिए पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होगा उस पर हम बात कर रहे थे। उसके बाद अगली स्टोरी है तनवीर साहब, बांग्लादेश ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को डार्विन में। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम खेल रही थी, मतलब कमिंस भी खेल रहा है, हेजलवुड भी खेल रहा है, मिचेल स्टार्क भी खेल रहा है, स्मिथ भी खेल रहा है, ट्रेविस हेड भी खेल रहा है, लेकिन उनको खेलने नहीं दिया। यार यकीन करें बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई बांग्लादेश जब जीती। उसकी वजह यह है कि मतलब ये वो टीम है, जब 2000 में इसने जब 2000 में पहला टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद हर कोई कहता था हराओ इसको, मारो, रिकॉर्ड बनाओ, ये करो, 2 दफा आउट कर देंगे, हल्की टीम, फारिग टीम, ये सब कुछ चलता रहा उनके साथ। ठीक है, उसके बाद जाहिर सी बात है उनके ऊपर इतनी बातें भी हुई, वीडियोस भी बनती रही कि यार हमें मतलब यानी इतना बुरे तरीके से हराते हैं, सब कुछ ये चीज़ें चलती रही। लेकिन बात ये है कि यार एक टाइम आता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कहता कि ये अपसेट हुआ है। नहीं, बिल्कुल अपसेट नहीं हुआ, कोई अपसेट नहीं हुआ। एक टाइम आता है कि जब टीम जब ऊपर जाने लगती है तो अपसेट का वर्ड आपको खत्म करना चाहिए। अब बांग्लादेश के लिए अपसेट का वर्ड खत्म होना चाहिए। तो चौथे नंबर पे है टीम, बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चौथे नंबर पे है। अब ये मैच जीतने से पहले था, इस मैच के बाद कौन से नंबर पे आ गया ये हमने देखना है। अगर दोबारा से अगर रैंकिंग आती है या क्या है वो देखना है, या स्टिल चौथे पे ही ऊपर आ गया, चौथे पे आई है। ठीक है, स्टिल चौथे पे, ठीक है। इसके बाद तो उसके बाद जो है वो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो डिफरेंस इतना ज्यादा तो नहीं है। उसने जिस तरीके से सिस्टम पे काम किया, उन्होंने फास्ट बॉलर्स लेके आए, ठीक है। देखिए, आपको याद है मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आपके टेस्ट क्रिकेट के अंदर 3 से 4 टेक्निकली प्लेयर आ जाए या आपके पास तगड़ी बॉलिंग लाइनअप आ जाए, मैं देखता हूं आप कैसे मैच। अच्छा, मैं आपसे अगला सवाल करूंगा कि एशिया में ये रैंक कहां देते हैं आप? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश चलते हैं, आपके सवाल का जवाब उनसे लेता हूं। जलाल यूनुस साहब हैज ज्वाइंड अस। जलाल यूनुस साहब इज the former director of Bangladesh Cricket Board. He has been the chairman of their operations. He has been the director of media for BCB as well. Jalal Saab, Assalamu alaikum and thank you very much for joining us. Just tell us the story behind this turnaround. Bangladesh has been a potent fast bowling attack. How did that happen? Assalamu alaikum Asif. Thank you very much for inviting me in your program. As a matter of fact, the fast bowling revolution really began when Mominul Haq took over as Test captain about 7 years ago. He understood that if Bangladesh were to become competitive in Test cricket, the team needed fast bowlers who could perform in all conditions. He pushed BCB to introduce more on sporting grassy wickets in domestic first-class matches and encouraged the team
to play fast bowlers and keep them longer spells. He also made a point of giving pacers opportunities in Test cricket whenever he could. At the same time, I must say, Otis Gibson left, Alan Donald took over and became a hugely respected and much loved mentor. Sean Ted then helped nurture a group of talented quicks, while the emergence of Nahid Rana provided the final piece of the puzzle and gave Bangladesh a more complete, well-rounded battery of pace attack. The contribution of local coaches, I must say, such as Talha Zubair, then Najmul Hassan, Alamgir Kabir, those were the former fast bowlers of Bangladesh cricket team, should also be noted and not to be overlooked. ये जलाल यूनुस साहब थे, ये फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं बांग्लादेश के और ये काफ़ी अरसे से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने जो बताई बात वो आपको भी पता है कि 2016 में इनके साथ कोर्टनी वॉश आए, फिर ओटिस गिब्सन आए, फिर लैंगरफेल्ड उनके साथ बॉलिंग कोच आए, एलन डोनाल्ड आए, फिर जॉन टेट भी अभी आखिरी वक्तों तक साथ थे। मतलब कोई भी कोच ऐसा नहीं हुआ कि आया और 3 महीने के बाद उसको हटा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखें, बात यह है कि अगर कोई भी फास्ट बॉलिंग कोच बना है, अगर आपने किसी को भी इंटरनेशनल टीम का फास्ट बॉलिंग कोच बनाया है, तो जाहिर सी बात है वो फास्ट बॉलिंग कोच है, वो तो सबसे पहले देखेगा टीम की तरफ कि यार फास्ट बॉलर है कितने हमारे पास, कितने तगड़े फास्ट बॉलर हैं, कितने नया बॉल करने वाले फास्ट बॉलर्स हैं। और अगर आप किसी भी कोच को टाइम देते हैं, अगर क्रिकेट बोर्ड जो है उसको कहता है कि यार हम तुम्हें 2-3 साल के लिए दे रहे हैं टाइम, तो जो भी किसी को टाइम देता है वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं होता ना। टाइम किस लिए दिया जाता है? टाइम इसीलिए दिया जाता है, आपको रखा इसीलिए जाता है कि भाई हमें काम करके दें, हमें बॉलर्स निकाल के दें। या अगर आपने कोई बैट्समैन रखे, आप कहते हैं जी हमें बैट्समैन निकाल के दें। ऐसे कहीं नहीं होता 2 महीने 4 महीने में आप चीज़ें बेहतर हो जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। तो जब कॉटनी वॉश है, एलन डोनाल्ड है, गिब्सन है, अभी शॉन टेट थे, अभी वो भी कभी गए। ठीक है, एलन डोनाल्ड सबसे बड़ा जिसने नाहिद राना को पिक एलन डोनाल्ड। बात ये है कि जब आप इनको रखते हैं, फिर आप इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके जाते हैं, आप इनको मैचेस दिखाते हैं, आप कहते हैं भाई ये हमारी टीम्स हैं, ये हमारे फास्ट बॉलर्स हैं। अब उसमें वो देखते हैं कि यार तगड़ा फास्ट बॉलर कौन नजर आता है, किसकी फिटनेस अच्छी है, या नए बॉल से बॉल करने वाला कौन है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपने फास्ट बॉलर, ये जो 3-3 4-4 फास्ट बॉलर बारी बारी इन्होंने रखे, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि यार हमारे पास स्पिनर्स तो कहीं ना कहीं से आते रहते हैं, हमने फास्ट बॉलर्स की खेपें पकड़नी है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो है, हम अगर स्पिनर्स की पिचेस बनाते हैं तो हम बाहर जाके क्या करेंगे, और अगर हमारे पास फास्ट बॉलर अच्छे आ जाते हैं तो फिर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म की पिचेस बनाई। तो जब आपके पास सारी वैरायटी होती है, आप स्पिन पे भी जा सकते हैं, फास्ट बॉलिंग पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो फास्ट बॉलिंग जो है हमेशा अगर आपके पास तगड़ी होगी, आपके जीतने के परसेंटेज मैचेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हमारा मसला यह है कि हमारे पास एक सिलेक्टर है जिसका नाम है आकिब जावेद। सारी जिंदगी उस बंदे ने फास्ट बॉलिंग की है, और मैं कहता हुआ आ रहा हूं कब से कि इस बंदे के होते हुए हम अपनी टेस्ट मैचेस की पिचेस स्पिन बना रहे हैं, हम अपने फास्ट बॉलर्स की क्रिकेट तबाह कर रहे हैं। सारी जिंदगी आकिब जावेद ने जो है वो फास्ट बॉलिंग की है, और हमने कभी भी इनके मुंह से ये नहीं सुना कि नया बॉल का फास्ट बॉलर चाहिए, हम ढूंढें, हम परेशान हैं, हमें फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे, हम ऐसी पिचेस बना के और अपनी फास्ट बॉलर्स की क्रिकेट जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं टीवी पे आके, हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है। जीत ली है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। कौन से नंबर पे हैं भाई आप? 8वें नंबर पे। ठीक है, जीत लो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं कि जी हमने जीतना है, हमने ऊपर जाना है। भाई आप इस 2 मैचेस के जीतने के चक्कर में आप जितनी बर्बादी अपनी बैटिंग की, अपनी फास्ट बॉलिंग की कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हिसाब से, ये आपको समझ नहीं आ रही है। मोहम्मद वसीम साबिक चीफ सेलेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले जलाल यूनुस जो बीसीबी के डायरेक्टर हैं वो थे। उन्होंने कहा कि हमने पिचेस अपने मुल्क में वसीम ऐसी बनाई, ग्रीन पिचेस बनाई जो फास्ट बॉलर को मदद देती हैं। तनवीर वाली बात वही कि अपने घर में आप तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। और कंसिस्टेंसी, इनके यहाँ जो भी कोच आए बांग्लादेश के, वो 3-3 साल में काम करके गए। हाउ डू यू सी दिस विक्ट्री अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? नहीं, एक तो मैसिव अचीवमेंट कि देखिए एशिया की कोई टीम इतनी जल्दी जाके वहां पे नहीं जीत सकी है। तो न सिर्फ के ये बांग्लादेश, मतलब पूरे एशिया के लिए मैं कहूंगा कि एक, हम तो यही कहेंगे कि फख्र की बात है कि हमारी एक टीम यहाँ से गई, उन्होंने जीता।
अब ये चीजें देखिए ओवरनाइट नहीं हुई हैं जी, कि उन्होंने कोच रख लिया तो उसने आगे जिता दिया, जो उन्होंने कैप्टन एक बना दिया रातों रात और उसने अगले दिन जाके ये मैच जिता दिया, या पाकिस्तान वाली सीरीज जिता दी, या वो चौथे नंबर पे बैठे हुए आपको WTC के अंदर नजर आ रहे हैं। आप पूरा प्रोसेस देखें कि उन्होंने पूरा प्रोसेस बनाया, उसको फॉलो किया और उसके रिजल्ट्स उनको मिले। ओवरनाइट नहीं मिले, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की इसके ऊपर, पॉलिसीज बनाई, चाहे वो फास्ट बॉलिंग की थी, चाहे वो पिचेस की थी, चाहे वो टीम सिलेक्शन की थी, एंड देन दे स्टक टू इट और उसके रिजल्ट्स आपको वो नजर आ रहे हैं। अब बहुत से लोग, मतलब मैं सुन रहा हूँ ना जी कि वो उसने आउट कर दी, उसने आउट कर दिए, या उसने रन्स कर दिए, शांतु ने रन्स कर दिए, तंजीद ने 100 कर दिया। इनमें से तंजीद ने है, बाकियों ने ये पहले भी किए हुए हैं। शांतु ने पहले भी मैचेस जिताए हुए हैं, हसन महमूद ने पाकिस्तान में टेस्ट मैच जिताए हुए हैं, अभी तो नाहिद राना खेले नहीं है। तो वो मतलब अच्छा करते हुए आ रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं कि वे डू वी स्टैंड, क्या हमारे पास कोई हसन महमूद के साथ का बॉलर है, क्या हमारे पास कोई उनके जो बाकी फास्ट बॉलर्स हैं, नाहिद राना के साथ का फास्ट बॉलर है, क्या हमारी बैटिंग ऐसी है जिस तरह वो उस पिच के ऊपर खेले हैं कि क्या तगड़ा खेले, वो बैकफुट के ऊपर स्क्वायर ऑफ द विकेट उन्होंने रन्स बनाए। अब वही बैटर्स हैं जिन्होंने यहां पे भी रन्स बनाए हुए हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने एडजस्टमेंट्स की वहां जाके, बाउंस के साथ, पेस के साथ अपने एरियाज उन्होंने बेहतर किए, तो दे वर वेल प्रिपेयर्ड। तो जो प्रिपरेशन है आपकी अच्छी होती है तो आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, और प्रिपरेशन आपकी छोटा मोटा एक आध कैंप लगाने से नहीं होती है। इसके ऊपर आपको टाइम लगता है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, चाहे वो सिलेक्शन है, चाहे वो कोचिंग है। तो हर बंदे को क्रेडिट जाता है, उनके जो बैक एंड पे लोग काम कर रहे हैं उनको भी, और जो सामने खेल रहे हैं उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने स्लोली कहां से वो टीम को कहां पे ले गए हैं। और मेरे ख्याल में इस टाइम पे एशिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, इंडिया को आप थोड़ा साथ में रख सकते हैं, लेकिन एक बुमराह को हटा देते हैं ना, तो उनकी बॉलिंग लाइनअप भी जो है ना वो बांग्लादेश से आपको पीछे नजर आएगी। तो इसको कहते हैं विजन, इसको कहते हैं प्रोग्रेशन, इसको कहते हैं आगे की सोच, प्लानिंग, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। भाई इन्होंने कहा, और बांग्लादेश में हालात आपके सामने हैं, हुकूमती हालात वहाँ पे आगे पीछे रहते हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में हालात चेंज नहीं हुए। जो लगा दिया कोच 3 साल के लिए तो 3 साल करेगा। हमारा तो यहाँ पे विजन ये है ना कि अपना बंदा ला दो, अपने बंदे को बिठा दो, फलानी जगह बिठा दो। हमारा विजन ये है, हम तो ये आते ही सबसे पहले ये काम करते हैं कि अपने लोगों को ला के बिठा दो, उसके बाद क्रिकेट चलानी है तो चल गई तो ठीक है, लेकिन अपना बंदा आगे बैठ जाए बस। हमारा विजन ये है, दूसरों का विजन ये नहीं है। किससे सीखेंगे भाई? कौन आएगा? युगांडा जब हमसे ऊपर जाएगी उससे सीखेंगे कि यार युगांडा भी आज हमसे ऊपर चला गया। हमारी क्रिकेट जा कर रही है, ये तो सोचो। किसी ने कभी सोचा है कि यार हमारे मिडिल ऑर्डर के बैकअप कौन है? किसी ने सोचा हमारी फास्ट बॉलिंग खत्म होती जा रही है, इसका करना क्या है? किसी ने कभी सोचा? ऑलराउंडर्स नहीं है हमारे पास, जब सोचते इसका तो क्या करना है? जब सोचते हैं तो उनका टाइम पूरा हो नहीं, जाता सोचने का बात नहीं है ना, आप लोग ही गलत लाए जाते हैं ना यार, लोग ही गलत लाए जाते हैं। ये जेसन गिलेस्पी गलत था। तो जेसन गिलेस्पी अगर सही था तो फिर वो छोड़ के चला क्यों गया? गैरी क्रिस्टन अगर सही था वो छोड़ के चला क्यों गया? चले गए ना। जो लोग गलत लाए गए वो बैठे हुए। देखिए जो लोग, आप सुन लेना, मैं आता हूं उसके ऊपर। मेरे जहन में बड़ी बातें हैं, रुक जाए 1 मिनट। अगर जैसन गिलेस्पी गलत होता तो वो भी माइक एसन की तरह टिका रहता यहाँ पे, वो भी कभी चेयरमैन के साथ जाके तस्वीरें खिंचवाता, कभी किसी के साथ जाके बैठ जाता वो, कि मैं अपना काम चलाता रहूं किसी तरीके से। उसने रिजाइन दे दिया, गैरी क्रिस्टन ने भी छोड़ दिया। ठीक है, जो लोग काम करने वाले नहीं है वो, उनकी पूरी कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से सिस्टम में बैठे रहें। अभी आपने बात की कॉर्टनी वॉश की, डोनाल्ड की बात की, शॉन टेट की बात की, गिब्सन की बात की। ठीक है, अब इन चारों रहे, ठीक है, इन चारों में से सबने काम किया, किसी ना किसी ने काम करके फास्ट बॉलर निकाल दिया, नाहिद राना या हसन महमूद जो भी है। शकलैन मुश्ताक क्या नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम नहीं करते रहे? कितने स्पिनर, मुश्ताक अहमद, मैं आ रहा हूं ना उसी तरफ। शकलैन चलो दोनों को ले लें, शकलैन मुश्ताक को ले लें, मुश्ताक अहमद को ले लें, क्या इन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम नहीं किया? भाई जितना क्या इन लोगों ने, सुन लेना, मुश्ताक भाई का कॉन्ट्रैक्ट तो साल में कुछ दिनों का है। देखें बात सुने, जो कॉन्ट्रैक्ट की बात आकिब जावेद साहब ने मुश्ताक अहमद के बारे में बात की थी ना एक चैनल पे आके, पता नहीं 100 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ था, ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है? और जो आकिब जावेद ने बोला था ना, ये मैंने सुना हुआ था,
मेरे पास सबूत नहीं था या कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके ऊपर मैं टीवी में बात नहीं कर सकता था। ठीक है, ये मुझे पता था 100%। आपको भी शायद आइडिया होगा कि यार 100 दिन के किसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था भाई, ये कौन लोग हैं? ये क्रिकेट बोर्ड के लोग थे ना उस वक्त के, जिन्होंने इस तरीके से आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे के आप क्या बताना चाह रहे लोगों को कि नहीं जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था तुम्हारी तरफ से, तुम मुल्क से बाहर भी जाके काम करो, तुम पाकिस्तान दिन में सिर्फ 100 दिन के लिए काम करो। इसके अलावा और भी कोई कोच था जिसका मैंने सुना था कि उसका भी मेंटोर वेंटोर कोई बने हुए थे, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट कोई इसी तरीके से बना हुआ था कि तुम कुछ अरसा दिन यहां काम करो फिर उसके बाद जाओ जहां भी जाना है। ठीक है, तो सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रहे हैं। एक बॉलर मुझे ये दोनों बता दे, एक बॉलर, मैं तो चले आगे की बात ही नहीं करता, दोनों एक बॉलर मुझे बता दें कि इन दोनों ने अगले कोचिज को बोला हो कि हम जा रहे हैं कि यार ये स्पिनर इसको जरा देख लेना, ये लेग स्पिनर इसको जरा देख लेना। भाई आपको जितने अरसे के लिए रखा, 6 महीने के लिए रखा, साल के लिए रखा, 1.5 साल के लिए रखा, जितने अरसे के लिए रखा, आपने कोई ऐसा बॉलर किसी को बताया कि यार अगर मैं चला जाऊं तो इसके ऊपर नजर रखना? हमें कोई नजर आया? ऑफ स्पिनर हमारे पास नहीं, लेग स्पिनर हमारे पास नहीं, फास्ट बॉलर हमारे पास नहीं, बैटिंग हमारे पास नहीं, 1-2 प्लेयरों पे आपकी क्रिकेट चल रही है। तो यार ये जो फिक्रमंद टीम्स होती हैं ना, क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं बांग्लादेश, ये लोग अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाते हैं। एशिया में इनकी बॉलिंग लाइनअप कहां खड़ी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस टाइम पाकिस्तान से भी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। पाकिस्तान तो कहीं है ही नहीं, इंडिया है भाई। इंडिया के बाद अगर आप कह सकते हो तो कह सकते हैं, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश की मुझे ऐसा लगता है, नाहिद राना के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है इंडिया और बांग्लादेश की, अगर मतलब वो जो लोग जो मेरे से बहस करते हैं या मेरे अगेंस्ट जाते हैं वो शायद कह दें कि यार क्या बातें कर रहे हैं, कुछ मुझे कह देंगे यार ये कंपैरिजन दोनों का किया, दोनों बराबर हैं, कुछ कह देंगे नहीं बांग्लादेश अच्छा है। लेकिन नाहिद राना के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद बांग्लादेश को आप थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं इंडिया की। क्यों? वसीम तो कह ही चुके ना, जो बांग्लादेश के पास बॉलर देंगे, तस्कीन है, उसके अलावा नाहिद राना है, ये हसन महमूद है, अगर ये 3 का पैक है ऐसा तो। और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे इनके पास एक अच्छा ऑलराउंडर भी नजर आएगा। स्पिनर की सूरत में तो आ गया ना मेहदी हसन, 65 किया, उसके बाद 5 आउट किए। एक स्पिनर की सूरत में उनके पास अच्छा ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग में भी आ जाएगा उनके। बांग्लादेश वसीम अभी ऑस्ट्रेलिया में उसने चंद ही मैचेस खेले हैं, मेरा ख्याल है दूसरा तीसरा मैच खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, अगर मेरी मेमोरी मुझे सही बता रही है। और इतनी बड़ी अचीवमेंट, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्रिकेट बोर्ड से इस हवाले से क्या शिकायत है? मतलब कहां पर अपॉइंटमेंट्स ठीक नहीं हुए या कहां आप समझते हैं कि होने चाहिए थे? यार बांग्लादेश का एक तो देखे ना कि अभी असल वाले ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखते हैं ना, तो वहां पे तो वो खेले भी नहीं है। उनको तो ये कि छोटी टीम है, चले इनको डार्विन में खिला देते हैं, अगला टेस्ट भी उनका जो है छोटे से ग्राउंड पे, मेन मेन्यूज के ऊपर नहीं है, बिकॉज उनको ऐसे ही किया जा रहा था कि एक छोटी टीम आ रही है, चले इनसे हम मैचेस खेल लेते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से वो जा रहे हैं, इनको बॉक्सिंग डे का टेस्ट मैच भी मिलेगा, ये एमसीजी में भी जाके खेलेंगे इनसे, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि भाई हम आपको हरा सकते हैं, छोड़ दें आप रैंकिंग हमारी 10वीं है या 9वीं है और आप नंबर 1 के ऊपर बैठे हुए हैं। अगेन वो क्वालिटी नजर आई है। देखिए एक होता है ना कि हो सकता है बांग्लादेश अगला मैच 1 साइडेड हार जाए उसमें। अब ये जो टेस्ट मैच वो जीते हैं ना, मतलब वो स्किल के ऊपर जीते हैं, ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरा खेला है तो इनका वो तुक्का लग गया है। दे एक्चुअली चारों दिन तुक्का नहीं लग सकता, चारों दिन तुक्का नहीं लग सकता ना। हाँ, तो स्किल सेट के ऊपर हराया है, चाहे बॉलिंग है चाहे वो बैटिंग है। एक फर्स्ट क्लास में लगा था, 37 रन पे आउट कर दिया था। वो तो बात की बात है ना, टेस्ट मैच में चारों दिन तुक्का तो नहीं लगता। हाँ, कि अब हम कोई छोटी टीम नहीं है, अब वो टीम नहीं है, हम एक प्रोसेस के तहत आए हैं, हमने पाकिस्तान को वहां जाके हराया, घर में हराया, उसके बाद आपके पास आए हैं, यहाँ पे आपको भी हरा दिया है। देखिए अपना हमारा जो सिस्टम है ना, अभी हम देखें आप, मतलब इसको मैं आसान लफ्जों में बोलूं ना, तो अगर बांग्लादेश के बैटर्स अगर बैटिंग कर रहे हैं और स्पेशली अगर उनके फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं ना, आप सीधा देख के कहते हैं भाई काम सीखे हुए हैं। चाहे उनकी रिस्ट पोजीशन देखें, चाहे आप उनकी रिलीज देखें, रन अप देखें, उनके बॉलिंग चैनल्स देखें कि भाई इनको काम आता है, ये सीखे हुए आए हैं। चाहे वो उनकी बॉलिंग है, चाहे इनकी जो प्लानिंग है, कहां पे बॉल करने हैं, कौन से बैटर को कहां पे बॉलिंग करनी है। सर बॉलिंग की मेन चीज आप भूल गए, अलाइनमेंट ही नहीं है हमारे फास्ट बॉलर्स की, अलाइनमेंट ही नहीं है सर। अलाइनमेंट तो इसका मैं कंट्रास्ट आपको बताता हूं कि एक तरफ ये मैंने प्रोसेस बता दिया और दूसरी तरफ है आपके अली रजा, कि अली रजा कहां थे, उन्होंने कैंप किया और उसके बाद हमने उसका क्या असर कर दिया। चलें, अली रजा कहां थे, में भी ओवर्स नहीं कर सकते। अली रजा कहां थे इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कल जो मुकाबला हुआ उसमें अली रजा कहां थे, ये सवाल पैदा होता है कि कहां थे अली रजा। हालांकि खेले थे टीम में, लेकिन कहां थे, आधा मैच वो नजर नहीं आए। खैर और मजीद बातें करेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, आई एम टेकिंग अ ब्रेक। मैं बात अभी कर रहा था इससे पहले, बांग्लादेश ने जो जीत हासिल की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत शानदार है, उस पर डिटेल में बात हुई और आगे भी हम बात करते रहेंगे। अब आते हैं
उस मुकाबले की जानिब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वनडे कप इस वक्त जारी है, नेशनल चैंपियंस कप, उसके फाइनल का इंतज़ार सबको है। लेकिन कल जो मुकाबला हुआ जिसमें शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस साइम अयूब, इनका मुकाबला हुआ, वो मैच देखा होगा आपने भी। और तनवीर से मैं शुरू करता हूँ। तनवीर साहब, उस मैच में 172 रन करने थे, मुश्किल हुई, क्या सूरत हाल हुई? देखिए, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई उस मैच की, स्पेशली मैं अली रज़ा की बॉलिंग के हिसाब से बात करूं कि 172 पे टीम आउट हो गई साइम अयूब की, ठीक है। और जिस टीम के कप्तान शाहीन है और मिसबा हेड कोच है, उन्होंने ये 32-33 ओवर में, मेरे ख्याल 32 ओवर में ये रन चेस करने थे, ठीक है। तो अगर साइम अयूब की टीम 172 पे आउट होती है, तो अगर उसने 172 रन डिफेंड करने हैं, तो उनके जो मेन बॉलर हैं अली रज़ा, तो क्या आप उसको 24वां ओवर देंगे? वो तो आपका मेन फास्ट बॉलर है, वो तो डोमेस्टिक का सबसे तेज फास्ट बॉलर है। हम तो कहते हैं 150 पे गेंद करता है। मैं कहने का मतलब, हमारे जो सिलेक्टर्स, हमारे जो लोग कहते हैं स्पीड गन भी नजर नहीं आ रही, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है ना, रिव्यू का चक्कर है, कुछ भी नहीं है इस टूर्नामेंट में। तो उसको 24वां ओवर देना मेरी समझ से बाहर है। जब एक टीम ने 32 ओवर में 172 रन देने, तो क्या आप उससे बहुत इजी तरीके से रन चेस करवा रहे हैं? मतलब मुझे नहीं समझ आई। उसके बाद जो उसका शाहनवाज दानी का लेग बिफोर था, वो भी प्लम था लेग बिफोर, वो भी अंपायर ने आउट नहीं दिया। तो मतलब यानी 172 पे ऐसी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, अंपायर की तरफ से मिस्टेक्स हो रही हैं। अली रजा को भी 24वां ओवर करवाया है। तो ये चीजें मेरे को, मतलब मिस्टेक नहीं, अंपायर से तो गलती हो सकती है, मतलब गलती नहीं कहने का मकसद मैं जानबूझ के वो बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर एक टीम 172 रन डिफेंड करने जा रही है और अगर रिव्यू का चक्कर नहीं है और शाहनवाज दानी की बॉल पे सीधा कामरान गुलाम लेग बिफोर हो रहा है, तो अगर अंपायर आउट नहीं दे रहा और शाहनवाज दानी इस तरीके से वो शोर मचा रहा है कि यार ये सीधा सीधा आउट है, तो वो तो जाहिर बात है कप्तान भी शोर मचाएगा और दानी भी मचाएगा कि यार 172 हमने डिफेंड करना है, तो ये आउट था, सीधा सीधा आउट है। उसका शोर मचाने का मतलब ये भी होता है कि यार रिव्यू का चक्कर ही कोई नहीं, अगर हम रिव्यू लें तो शायद ये आउट हो जाए। ठीक है। फिर वो अली रजा मतलब यानी 24वां ओवर 3 ओवर किए सिर्फ, उसमें भी 24 रन दिए, एक आउट किया, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके टूर्नामेंट्स के अंदर अगर हो रही हैं, जो मेन बॉलर है जिसको आपने पाकिस्तान खिलाना है, अगर आप उसको नया बॉल नहीं दे रहे, अगर आप उसको पूरे पूरे 10 ओवर नहीं दे रहे, आप कैसे चेक करेंगे ऐसे? चले जी वसीम भाई, आपकी तरफ आता हूं। ये अली रजा एक तो बहुत लेट लेकर आए तनवीर के मुताबिक, और दूसरा इनके ख्याल में लेग बिफोर था वो, लेकिन वो अंपायर ने जो फैसला किया वो हतमी होता है, क्या कैसे रिव्यू करेंगे? लेकिन इसमें देखें ना, सॉरी एक मिनट वसीम, इसमें देखें अगर रिव्यू का चक्कर होता ना, तो एक दो कॉर्ट बैंड की भी अपीलें हुई थी। बॉलर ने समझा आउट है लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया, ठीक है। तो रिव्यूज का चक्कर हो तो और आपका टूर्नामेंट अच्छा हो जाएगा और उसकी वैल्यू बन जाएगी कि यार रिव्यू भी है, अगर अंपायर आउट नहीं दे पा रहा या अंपायर को समझ नहीं आई तो रिव्यू ले, क्योंकि क्लोज मैचेस 172 अगर डिफेंड करने तो ये चीजें भी तो फील्डिंग साइड की हेल्प करती है ना। तनवीर ने तफसील से बताया, अब आपकी बारी है, आप तफसील से। आपने अभी ना इसका जब इंट्रो दिया इस टूर्नामेंट का, आपने कहा जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है डोमेस्टिक का। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप, किस वजह से आपने ये कहा? भाई वनडे टूर्नामेंट इसमें पहले देखिए, पाकिस्तान कप पहले होता था वनडे टूर्नामेंट, अब ये 5 टीम्स का टूर्नामेंट, 4 टीम्स का टूर्नामेंट ट्रंकेट करके 4 टीम यानी बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं ना इसके अंदर। मैं ये एस्यूम करूंगा, बल्कि एस्यूम क्या, ये हकीकत है कि पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं, तो बेस्ट टूर्नामेंट हुआ, सबसे बड़ा टूर्नामेंट हुआ वनडे का। तो फिर बेस्ट प्लेयर्स अगर आपके खेल रहे हैं तो दैट मीन्स कि बेस्ट क्रिकेट भी हो रही है आपकी, आपको बहुत तगड़ी बॉलिंग नजर आ रही है, आपको तगड़े स्पिनर्स नजर आ रहे हैं, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग आपको नजर आ रही है, 150 वाले 200 वाले मैचेस हो रहे हैं। नाम हमने दिया हुआ इसको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन, जिसमें अभी 1.5 साल रहता है, तो इतने मैचेस होने हैं वहां पे, इस तरह वाली पिचेस होनी है वहां पे। आपके पार्ट टाइमर्स जो हैं वो ज्यादा बॉलिंग कर रहे हैं आपके मेन बॉलर से। उसके बाद आप अगर देखते हैं विकेट कीपर्स, आपके पार्ट टाइमर्स विकेट कीपर आपकी कीपिंग कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो कहां से आपको ये सबसे बड़ा इवेंट नजर आता है? इससे अच्छा तो आप पिछले साल का वनडे कप देख लें उठा के, वो भी हमने टीवी ने ही लाइव उसको कवर किया था, तो वो देख लीजिएगा उसमें क्वालिटी कितनी थी जो डिपार्टमेंट का वनडे कप हुआ था।
तो मुझे तो कहीं से भी ये आपका प्रीमियर टूर्नामेंट नजर नहीं आता है, ना पिचेस के हिसाब से, ना बाकी जो भी कुछ चीजें तनवीर ने हाईलाइट की उस हिसाब से भी, और सबसे बढ़ के जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है उस हिसाब से कहीं से भी मुझे इसमें इसका फायदा नजर नहीं आया। अभी टूर्नामेंट खत्म होगा तो आप स्टैट्स वगैरह भी जब निकालेंगे ना तो बहुत सी चीजें आपको वहां पे नजर आएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसका हमें किसी तौर पे भी फायदा हुआ है। अब इसको ना वापस थोड़ा सा ले जाए, ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे, प्रोसेस ड्रिवन चीजें जब होती हैं कि आपको आम से बॉलर नजर आ रहे थे, चाहे वो हसन महमूद हैं, चाहे वे नाहिद थे, साल पहले की बात, 6 महीने पहले की, अभी वो वर्ल्ड क्लास लेवल को टच करने के पास हैं। हमारे प्रोसेस देखें कि हमारे जो वर्ल्ड क्लास थे, 150 पे बॉल करने वाला शाहीन, आपका नसीम शाह, आपका हारिस रऊफ, आपका अली रजा भी रिसेंटली आया, साइम अयूब, हमें जनरेशनल टैलेंट हमें मिल गया और उसने दिखाया भी इंटरनेशनल में जाके। अब वो कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? हमारे प्रोसेस ठीक नहीं है, हमारा काम करने का तरीका ही ठीक नहीं है। एक तो पता ही नहीं है ना कौन काम कर रहा है, क्या कर रहा है। अब हमारा फास्ट बॉलिंग कोच है कौन, मुझे तो नहीं पता कि जो इनको अभी जो कैंप लगा था उसके अंदर काम हुआ है। नहीं, अभी जो कैंप्स के अंदर थे वो तो चलो टीम के साथ है ना, तो कैंप के दौरान क्या काम हुआ है कि इन बॉलर्स की कोई पेस बढ़ गई है, जिनकी लाइन और लेंथ बेहतर हो गई है। एक जो तगड़ा था 150 वाला, हम पता नहीं हम कहां पे ले आए, अभी तो स्पीड गन नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 140। एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है। हाँ, तो वो उसको भी हमने खराब कर दिया। एक सवाल है, मुझे ये बताएं, क्या हमारे कोचेस को ये पता है कि क्या मैं टेक्निकल कोच हूं या मैं परफॉर्मेंस कोच हूं? ये पता है इन लोगों को? यार वो लगाने वालों को नहीं पता तो फिर आप वो उसको क्या पता होगा ना। हम तो देख रहे हैं कि जो आपको रिजल्ट्स नजर आ रही हैं, चीजें सामने, कि जो उस कोचिंग के रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, क्या साइम ने रन्स करने शुरू कर दिए? अगर ऊपर वो स्ट्रगल कर रहा था तो नीचे आया तो क्या उसने रन्स करने शुरू कर दिए? नहीं किए उसने। इस टूर्नामेंट हमारा अगर कोई टेक्निकल कोच है उसको तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी की हद तक होना चाहिए, वो तो पाकिस्तान टीम के हेड कोच बन जाते हैं। नहीं, फिर कौन है वो? तो बाकिब से बढ़ तो कोई नहीं है ना। फास्ट बॉलिंग का आपने जिक्र किया ना अभी कि उनका फोटे ही फास्ट बॉलिंग है और पास में बड़ा उन्होंने देखे कुछ क्लेम सारे अब चाहिए ना ढूंढना, बॉलर ढूंढना वो कोच का कमाल नहीं है कि जी मैंने बॉलर ढूंढ लिया है। उस बॉलर को खिला के उसको पॉलिश करना, उससे परफॉर्मेंस लेना, ये कोच का काम है। बिल्कुल ढूंढना तो आसिफ भी जाएगा, कल दूर दराज इलाके में जाएगी, वो जो एक बॉलर मैंने देखा है तो उसके बाद ही मिल गया हम 145 वाला बॉलर। अब उसको पॉलिश कैसे करना है, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बॉलर कैसे बनाना है, हम ऑपोजिट जा रहे हैं। जो हमें मिलते हैं उन पे भी डिप आई हुई है। देखिए हमारा मसला पता है क्या कि हमारे कोचिंग मेथड्स हैं क्या, हमने क्या मैनुअल बनाया हुआ है, कौन इसको चला रहा है, किस तरीके से चला रहा है। अभी भी जो कोचेज लगे हुए हैं, मतलब कल इकबाल इमाम सीजन वाले कोच हैं, लुक कंफ्यूज कि उन्होंने अली रजा ने कहा जी इज नॉट मैच रेडी, मैच फिटनेस नहीं है उनकी। तो कैंप के दौरान उसकी मैच फिटनेस हमने तबाह कर दी। वो नहीं, वो अंडर 19 में मैच फिट था, वो पीएसएल में मैच फिट था, 150 पे बॉल कर रहा है, आउट भी कर रहा है। एक कैंप उसने किया है, उसके अंदर पता नहीं क्या एडजस्टमेंट्स की गई हैं कि वो अब 10 ओवर करने के काबिल भी नहीं रहा है। उसको छुप छुप के बॉलिंग करवा रहे हैं और उसके पीछे कोई स्टोरी, हिडन स्टोरी है, वो अब पता चल ही जाएगी। देखिए मैं सुन ले, मैं शुक्रिया अदा करता हूं फिर आपके साथ। वसीम भाई आपका शुक्रिया, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे बात होगी। तो तनवीर साहब वक्त देखिए, जो कोचेज है ना आपके दो किस्म के होते हैं। पहले तो आपको सब खुद पता होना चाहिए कि मैं क्या कि मैं टेक्निकल कोच ज्यादा बेहतर हूं या परफॉर्मेंस कोच। टेक्निकली कोच कौन होता है? जो बच्चों पे काम कर सके, उसकी शॉट डेवलप कर सके, उसकी टेक्निक में जो मसला है, ठीक है, वो उन चीजों को बेहतर कर सके। जो मतलब जिसको हम कहते हैं हेड इधर जा रहा है, बल्ला उधर जा रहा है, पैर उधर जा रहा है, ये सब कुछ है। कुछ कोचेज ऐसे होते हैं जिनको इस चीज की अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है। इस किस्म के कोचेज जो हैं वो अगर आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी या अपने सिस्टम में लगाएं, वो चीजों को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। कुछ कोचेज होते हैं जिन्होंने क्रिकेट ज्यादा खेली होती है, लेकिन वो टेक्निक वाइज टेक्निकली इतने अच्छे कोच नहीं होते, वो परफॉर्मेंस कोच होते। अब वो परफॉर्मेंस कोच कौन से होते हैं? जब आप किसी टीम के हेड कोच बनते हैं, आपकी टीम की विनिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाती है, उनको प्लेइंग 11 खिलानी बहुत अच्छी आती है, उनको गेम प्लान बनाना बहुत अच्छा आता है, उनको टीम को लेके चलना बहुत अच्छा आता है, उनको शफलिंग मैच के दौरान नंबरिंग ऊपर नीचे शफलिंग करना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, उनको किस बॉलर को खिलाना है, किस बॉलर से कब गेंद करवानी है, सब कुछ। ये जब चीजें, जब आपको गेम अवेयरनेस बहुत ज्यादा आती है ना, इसमें कुछ लोग कोचेज ऐसे होते हैं जिनमें गेम अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है,
ठीक है, जिसकी वजह से उनकी एज अ कोचिंग चलें, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चलें, होती है। ये- हमारा यहाँ पे हर कोई टेक्निकल कोच बना हुआ है, हर कोई परफॉर्मेंस कोच बना हुआ है। तो भाई जब आपको इन चीजों, ये खैर मैं पाकिस्तान के सिस्टम के हिसाब से लोगों के लिए बात कर रहा हूं, ये उनके लिए बहुत ऊंची बात है, ये यहां तक पहुंच भी नहीं सकते। नॉर्मल जो चीजें है ना वही ठीक कर लो तो हमारी शायद क्रिकेट बेहतर हो तनवीर जाएगी। साहब गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन गुस्से में नहीं है, ये वो बात कर रहे हैं जो इन्होंने देखी है। इन्होंने कोई 30 साल से क्रिकेट के ग्राउंड पे ये होते हैं और आजकल भी ग्राउंड पे होते हैं। अपने डिपार्टमेंट की इनकी टीम है जो ग्रेड 2 में खेलने जा रही है, उसको भी ये बताते हैं। और ये टेक्निकल मतलब टेक्निकली इनके पास कोचिंग का कोर्स नहीं है, लेकिन इनके पास जो नॉलेज है वो पास ऑन करते हैं। तो इन्होंने जो बात की वो दुख भरी है। वसीम की बातें आपने सुनी, बाजिद खान की बातें आपने सुनी, और तीनों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। खुदा हाफिज़।